लेट अस स्टार्ट आइसोमेरिज्म। सो आइसोमेरिज्म में हम सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर की बात करेंगे। आइसोमर के क्लासिफिकेशन में ये कितने टाइप के आइसोमर होते हैं? तो आइसोमर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप होते हैं? वन इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, अदर वन इज अ स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन कौन से आइसोमर होते हैं? चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर, टोटोमर, फंक्शनल आइसोमर एंड रिंग चेन आइसोमर। तो ये हो गए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर में कौन कौन होते हैं? स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। वन इज अ कॉन्फिग्रेशनल, अदर वन इज अ कन्फॉर्मेशन। कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वन इज अ इनैंशियोमर, अदर वन इज अ डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर का मीनिंग क्या होता है? मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर का मीनिंग क्या होता है? नॉन मिरर इमेज। मिरर इमेज में इनैंशियोमर में कौन कौन से टाइप पढ़ने हमें? स्मॉल डी, स्मॉल एल, कैपिटल डी, कैपिटल एल, आर, एस, थ्रियो, इरीथ्रो। ये सब इनैंशियोमर के टॉपिक है। डायस्टीरियोमर में हम क्या पढ़ेंगे? ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर एंड ऑप्टिकल डायस्टीरियोमर। एंड कन्फॉर्मेशन में हम पढ़ेंगे न्यूमैन एंड सॉहर्स। तो ये तो था टाइप्स ऑफ आइसोमर। टाइप्स ऑफ आइसोमर में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर बोला जाता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, in which first isomer is chain isomer. What is a chain isomer? जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, डी सेम होगा, बट पेरेंट चेन और साइड चेन, पेरेंट चेन और साइड चेन डिफरेंट होंगे, उन्हीं को हम चेन आइसोमर बोलेंगे। चेन आइसोमर में हमारे पेरेंट चेन और साइड चेन अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, N-butane and isobutane is an example of chain isomer. N-butene या 1-butene and isobutene is an example of chain isomer. N-pentane, isopentane, neopentane is an example of chain isomer. Another type, position isomer. पोजीशन आइसोमर क्या होते हैं? इनका थ्योरेटिकल पॉइंट क्या हमें ध्यान में रखना होगा? पोजीशन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, पेरेंट चेन सेम, बट डिफरेंट इन अ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप कुछ भी डिफर हो सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन 2 ऑल। ब्यूटेन 1 ऑल एंड 2 ऑल आर एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमर। अल्केन में कितने कार्बन मिनिमम लगेंगे पोजीशन आइसोमर के लिए? सो फॉर अल्केन मिनिमम 6 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमर। फॉर अल्कीन मिनिमम 4 कार्बन रिक्वायर्ड फॉर पोजीशन आइसोमर। एंड फॉर कीटोन minimum 5 carbon required for position isomer. Pentane 2-one and pentane 3-one is an example of position isomer. Now यहाँ पे हम एक ट्रिक से भी चेन एंड पोजीशन आइसोमर को सॉल्व कर सकते हैं। एक्स क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, वाई नंबर ऑफ कार्बन इन ब्रांच चेन। तो इनको डिफर कैसे? चेन आइसोमर में एंड सेम फॉर पोजीशन आइसोमर। तो यहाँ पे हमने एन ब्यूटेन लिया है, सो नंबर ऑफ कार्बन इनको लिखेंगे कैसे? एक्स और वाई के टर्म में। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 है, ब्रांच चेन में 0 है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन पेरेंट चेन में 3 है और ब्रांच चेन में 1 है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ चेन आइसोमर। अब पेरेंट चेन में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 2 है और यहाँ पे भी नंबर ऑफ पेरेंट चेन 2 है। तो दो सब्स्टिट्यूएंट, अब पेरेंट चेन अगर सेम है और हमारा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग है तो दे आर नोन एज अ पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे पेरेंट चेन में 4 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कार्बन का।
पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल ऑफ चेन आइसोमर। तो ये चेन और पोजीशन के एग्जाम्पल थे। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म कहाँ पे होंगे, मेटामर क्या होंगे, तो मेटामर के लिए डेफिनेशन से हम रिलेट करते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन अ साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप इन सेम फंक्शनल ग्रुप। तो जो अल्काइल ग्रुप के अरेंजमेंट हैं वो डिफरेंट होंगे, इन सेम फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटामर। ये जो मेटामर होते हैं ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैविंग 2 अल्काइल ग्रुप ऑन 2 साइड, दोनों साइड जो है अल्काइल ग्रुप होंगे और ये नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए होते हैं। जैसे ईथर ROR, यहाँ पे दोनों साइड R आ जाएंगे, 2 डिग्री अमाइन RNHR, थायोईथर 3 डिग्री अमाइन, कीटोन 2 डिग्री अमाइड एंड एनहाइड्राइड, एस्टर, ये सब ग्रुप जो हैं वो मेटामर शो करेंगे। अब मेटामर के एग्जाम्पल की बात करूं तो एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर और आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर, क्या ये मेटामर होंगे, नहीं। सो एन प्रोपाइल मिथाइल ईथर एंड डाई इथाइल ईथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामर, एंड आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर एंड डाईइथाइल ईथर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामर। ये दोनों मेटामर है, फर्स्ट एंड थर्ड मेटामर है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड मेटामर नहीं है। फर्स्ट थर्ड मेटामर है, सेकेंड थर्ड मेटामर है, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड मेटामर नहीं है, दे आर पोजिशन आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर क्या होते हैं, व्हाट इज अ फंक्शनल आइसोमर, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, DU सेम बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। तो ऐसे एग्जांपल कौन कौन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर, अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन आर फंक्शनल आइसोमर, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड आर फंक्शनल आइसोमर, 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड आर फंक्शनल आइसोमर, डाइईन एंड अल्काइन आर फंक्शनल आइसोमर। तो ये सब साइक्लो अल्केन एंड अल्कीन आर फंक्शनल आइसोमर। तो ये सब हमारे फंक्शनल आइसोमर हैं। नाउ इसके बाद हम बात करेंगे, यहीं पे हम टॉटोमेरिज्म की बात करें। अब टॉटोमेरिज्म कहाँ पे होते हैं, टॉटोमेरिज्म क्या होता है, व्हाट इज अ टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में हम प्रोटॉन को शिफ्ट कराएंगे और डबल बॉन्ड को रोटेट करेंगे। तो प्रोटॉन एंड डबल बॉन्ड जो है शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे ये जो टॉटोमेरिज्म है रेजोनेंस के जैसा दिखता है बट रेजोनेंस होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम शिफ्ट होते हैं, रेजोनेंस में एटम शिफ्टिंग अलाउ नहीं है। तो ये जो है यहाँ पे H+ को हम शिफ्ट कराते हैं, इसलिए इसी को हम ए प्रोटोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए प्रोटोट्रॉपिज्म। तो टॉटोमेरिज्म कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म हो सकता है, नाइट्रो एसी नाइट्रो में हो सकता है, इमाइन इनामाइन में टॉटोमेरिज्म होगा। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से कीटो का टॉटोमेरिज्म होगा, कौन सा नाइट्रो कंपाउंड का टॉटोमेरिज्म होगा। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उसके अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन होगा तो टॉटोमेरिज्म होगा, अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमेरिज्म नहीं होंगे। अगर अल्फा कार्बन डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो कॉन्जुगेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, तो कॉन्जुगेशन अगर होगा तो टॉटोमेरिज्म हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि यहाँ पे CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH है, ये C डबल बॉन्ड OH है। क्या इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा, हाँ। ये CH और CH sp2 एटम है, ये भी sp2 है, बट इसके बाद जो CH3 ग्रुप है ये मेरा sp3 है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगा। तो इफ अल्फा H प्रेजेंट एट डिस्टेंस देन कॉन्जुगेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड, तो इसकी वजह से ये टॉटोमेरिज्म देता है। अब टॉटोमेरिज्म में
हमें स्टेबिलिटी पूछा जाता है कि किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। टॉटोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होता है वो डाई कीटो ग्रुप का होता है। डाई कीटो के बाद कीटो एल्डिहाइड का होता है, फिर डाई एल्डिहाइड का होता है, देन कीटो एस्टर का होता है, देन डाई एस्टर ग्रुप का होता है। तो ये परसेंटेज ऑफ इनॉल की बात हो गई। इनॉल में कीटो और इनॉल में कीटो का परसेंटेज ज़्यादा होता है इनॉल से, लेकिन अगर इनॉल एरोमेटिक बन रहा है तो इनॉल का परसेंटेज ज़्यादा होगा। सो इनॉल परसेंटेज इज मैक्सिमम इफ एरोमेटिक इनॉल आर फॉर्म। तो अगर वहाँ पे एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होगा। ना नेक्स्ट, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमर टोटल कितने होंगे, तो अल्केन के स्ट्रक्चरल आइसोमर की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। ब्यूटेन के 2, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35 और डेकेन के 75। ये नंबर ऑफ आइसोमर है। अगर मैं यहीं पे अल्काइल के आइसोमर की बात करूं तो मिथाइल के वनली 1, इथाइल C2H5 के 1, प्रोपाइल C3H7 के 2, ब्यूटाइल C4H9 के 4, C5H11 के 8 और C6H13 के 17। इतना हमें याद रखना है। जो अल्काइल का आइसोमर हमें डायरेक्टली यूज में आएगा कैलकुलेशन के लिए नंबर ऑफ आइसोमर। अगर यहीं पे मैं C4H9 ले लूं और C4H9 के साथ साथ मैं यहाँ पे OH ग्रुप रख लूं, अब आपसे पूछूं कितने अल्कोहल के आइसोमर होंगे, तो डायरेक्टली आप 4 लिख देंगे कि C4H9 के जितने आइसोमर होंगे उतने ही C4H9OH के होंगे, उतने ही C4H9NH2 के होंगे, उतने ही C4H9Br के या Cl के होंगे। तो अल्काइल का आइसोमर जो है डायरेक्टली यूज में आता है नंबर ऑफ आइसोमर को कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टाइप, जिसमें हम C डबल बॉन्ड C ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बात करेंगे, C डबल बॉन्ड N, N डबल बॉन्ड N और रिंग। रिंग में GI कब होगा, जब रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे। रिंग क्या होंगे, डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में हम यहाँ पे जो है GI कब शो करेंगे, जब A और B इक्वल नहीं होंगे, X और Y जो है इक्वल नहीं होंगे, देन मॉलिक्यूल गिव्स GI। सो A नॉट इक्वल टू B एंड X नॉट इक्वल टू Y, कंपाउंड गिव्स GI। अगर एक भी ग्रुप सेम होंगे तो GI नहीं देंगे। सिस और ट्रांस क्या होते हैं, जब दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड प्रेजेंट होंगे तो सिस अपोजिट साइड होंगे, तो ट्रांस C डबल बॉन्ड N ग्रुप को हम सिन और एंटी बोलेंगे, N डबल बॉन्ड N ग्रुप को सिन और एंटी बोलेंगे। रिंग में सिस और ट्रांस की बात करेंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की हम बात कर रहे हैं। अब N डबल बॉन्ड N में क्या GI होगा, हाँ कब होगा, N डबल बॉन्ड में N डबल बॉन्ड N में हमेशा GI होगा। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ रिंग है और रिंग पे यहाँ पे H और Cl है, मतलब ये जो है A नॉट इक्वल टू B है। अब इस कार्बन पे ये और ये सेम हो गया, बट यहाँ पे डिफरेंट आ गया। डिफरेंट आ गया तो दो डिफरेंट एटम हो गया, मतलब X नॉट इक्वल टू Y भी हो गया, तो ये भी कंपाउंड GI देगा। हाँ, N डबल बॉन्ड N हमेशा GI देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप है। अब ये चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे अल्काइल हो, चाहे कोई फंक्शन ग्रुप हो, ये हमेशा GI देंगे। रिंग में GI तभी पॉसिबल है जब रिंग डाई सब्स्टिट्यूटेड होंगे और sp3 कार्बन में होंगे। तो यहाँ पे अब रिंग पे एक अगर मैंने कोई A ग्रुप ले लिया तो यहाँ कोई हाइड्रोजन आएगा, एक इधर कोई A ग्रुप ले लिया, यहाँ कोई हाइड्रोजन है, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग गिव्स GI। अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड होंगे रिंग में तो सिस होगा, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस होगा। ये एग्जांपल सिस का है, ये एग्जांपल ट्रांस का है।
नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जीआई की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द जीआई हम कैसे चेक करेंगे कि जीआई के लिए हमें अगर चारों डिफरेंट एटम हैं तो सिस और ट्रांस तो नहीं होगा, सिन और एंटी भी नहीं होगा, तब यहाँ पे कौन से टाइप का जीआई होगा? तब यहाँ पे सिन और एंटी ना होके ई और जेड हो जाएगा. A not equal to B, B not equal to C, C not equal to D, then compound gives GI, but they did not give cis and trans isomer or syn or anti isomer. It gives E and Z isomer. What is the meaning of E? E means antigen, Z means Josamen, antigen means opposite side, Josamen means same side. E and Z assigned by CIP rule and CIP rule based on atomic number. CIP rule based on atomic number. ये एटॉमिक नंबर के बेस्ड ऑन CIP रूल डिसाइड होता है. हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा. इफ एटॉमिक नंबर आर सेम कंपेयर बाय मास नंबर, एटॉमिक मास से कंपेयर करेंगे इन केस ऑफ आइसोटोप्स. In if multiple bond are present, then consider atom in a group multiple time. जैसे C डबल बॉन्ड O में हम 2 बार ऑक्सीजन और कार्बन को कंसीडर करेंगे. C ट्रिपल बॉन्ड N में हम नाइट्रोजन को 3 टाइम्स कंसीडर करेंगे, एक जो पहले गिवन है और 2 और कंसीडर करेंगे, और कार्बन को भी 3 बार. इस तरह से जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने वहां पे एटम को हम जोड़ देंगे. तो ये तो था हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर. अब ई और जेड को फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक फ्लोरीन यहाँ क्लोरीन, एक ब्रोमीन यहाँ आयोडीन, इनकी प्रायोरिटी दे देंगे. क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन 1 फ्लोरीन 2, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन 1 ब्रोमीन 2. हायर प्रायोरिटी 1 1 सेम साइड. इफ 1 1 सेम साइड देन इट इज अ जेड आइसोमर. अब ये जेड हो जाएंगे. इसी में सेम अगर फ्लोरीन है क्लोरीन है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आयोडीन है और ये ब्रोमीन है, प्रायोरिटी दिया जाएगा क्लोरीन 1 फ्लोरीन 2 आयोडीन 1 ब्रोमीन 2. 1 1 अपोजिट साइड इट इज ई आइसोमर. तो ये कौन से आइसोमर हो जाएंगे? ई आइसोमर. तो ई और जेड के लिए हमें कैसे समझना है? सेम हायर प्रायोरिटी सेम साइड जेड, हायर प्रायोरिटी अपोजिट साइड ई. अगर हम क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड क्यूमुलिन्स की बात करें तो क्यूमुलिन्स कब जीआई शो करेगा और कब ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? सो जब भी एडजेसेंट डबल बॉन्ड होंगे, 2 और मोर एडजेसेंट डबल बॉन्ड आर नोन एज क्यूमुलिन. ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन गिव्स जीआई. ऑड नंबर ऑफ क्यूमुलिन्स, तो एन की वैल्यू 3 5 7 अगर है तो ये जीआई देंगे. एन की वैल्यू इवन में है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर देंगे. यहाँ पे मैंने एन ऑड में रखा है तो ऑड क्यूमुलिन गिव्स जीआई, इवन क्यूमुलिन्स गिव्स ऑप्टिकल आइसोमर ओआई. तो ये कंपाउंड जीआई देगा, ये भी कंपाउंड जीआई देगा. क्यूमुलिन के डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय रिंग, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय 3 रिंग, क्या ये जीआई देंगे? हाँ. क्या ये जीआई देंगे? अगर ए नॉट इक्वल टू बी है, एक्स नॉट इक्वल टू वाई है तो ये भी जीआई देंगे. साइक्लोएल्कीन की अगर मैं बात करूं तो साइक्लोएल्कीन की कंडीशंस क्या है? अगर रिंग के साइज 8 और मोर कार्बन के हो जाएंगे तो साइक्लोएल्कीन गिव्स जीआई. सो 8 और मोर number of carbon in cycloalkene molecule gives GI and less than 8 carbon cycloalkene no GI. तो क्या ये GI देंगे? यस. क्यों? साइज ऑफ रिंग 8. अब यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, इट इज अ सिस आइसोमर. cis is represented as a Z और यहाँ पे इसी 8 कार्बन को हमने ट्विस्ट कर दिया है तो ये ई आइसोमर बन गया. तो यहाँ 3 मेंबर 4 मेंबर 5 6 7 नो जीआई.
कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हाउ टू कैलकुलेट जीआई। आप जीआई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिक है सो नंबर ऑफ जीआई इज इक्वल टू 2n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीआई सेंटर। नंबर ऑफ जीआई सेंटर, जितने जीआई सेंटर होंगे वो मेरा n की वैल्यू होगा। सो यहाँ पे एग्जांपल लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। क्या टर्मिनल ग्रुप आइडेंटिकल है? नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं। तो अनसिमेट्रिक के केस में n की वैल्यू 3, तो आंसर होगा 2^3, दैट मीन्स 8। बट अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा सो जीआई के लिए अगर मेरा n की वैल्यू इवन होगा तो हो जाएगा 2^n -1 प्लस 2^n/2 -1। सो GI in case of even number 2^n-1 plus 2^n/2 -1। और फॉर ऑड GI क्या हो जाएगा? 2^n-1 प्लस 2^n-1/2। ये पूरे का पावर है। तो इस तरह से हम GI को कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेरा GI n इज इक्वल टू इवन, n इज इक्वल टू ऑड, उसके लिए फॉर्मूला है ना। अब टर्मिनल ग्रुप मैंने सेम ले लिया है। अगर टर्मिनल सेम लिया है, n की वैल्यू मैंने 3 लिया है, n मेरा 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ GI कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 2^3 -1 प्लस 2^3 -1/2। 3 -1 मीन्स 2, तो 2^2 प्लस 3 -1 2/2 मीन्स 2^1। तो 2^2 मीन्स 4, 2^1 मीन्स 2। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर इज 6। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो सिस और ट्रांस में सिस की म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होती है, ट्रांस की म्यू की वैल्यू 0 होती है अगर ट्रांस में ग्रुप आइडेंटिकल होंगे। दोनों मैंने मिथाइल लिया है, आइडेंटिकल ग्रुप है, तो मेरा म्यू की वैल्यू 0। म्यू 0 हुआ मतलब नॉन पोलार, म्यू नॉन जीरो हुआ मतलब पोलार। पोलार जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और नॉन पोलार का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरा दो मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड में है तो रिपल्सन मिनिमम होगा एंड मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और यहां पे मैक्सिमम रिपल्सन मिनिमम स्टेबिलिटी। तो सिस में रिपल्सन ज्यादा होगा, ट्रांस में रिपल्सन कम होगा, जिसकी वजह से ट्रांस की स्टेबिलिटी ज्यादा, सिस की स्टेबिलिटी कम, और जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट सिस से ज्यादा होता है, लेकिन सिस का बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस से ज्यादा होता है। स्टेबिलिटी में ट्रांस ज्यादा होते हैं, सॉल्युबिलिटी में सिस ज्यादा होता है। क्यों? सॉल्युबिलिटी के लिए क्या फैक्टर देखते हैं? म्यू की वैल्यू मतलब पोलैरिटी। स्टेबिलिटी के लिए क्या देखते हैं? रिपल्सन कहां पे मिनिमम है। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिस एंड ट्रांस हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। किसकी बात करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर। अब ये ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमर में हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कायरल कार्बन को देखेंगे। अगर मोनो कायरल कार्बन है, ऑल मोनो कायरल कार्बन molecule are optically active in nature, सारे मोनोकायरल। बट जिसमें दो कायरल कार्बन होंगे वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होंगे तो मॉलिक्यूल जो है ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हम जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते हैं उसको डिससिमेट्री भी बोला जाता है। तो अगर कंपाउंड डिससिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, डिससिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव।
तो इन दी अब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल आर ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे पीयूएस एंड सीयूएस है तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? नहीं। यहाँ पीयूएस है, सीयूएस नहीं है, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। जब दोनों नहीं रहेंगे, यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में न तो पीयूएस है न तो सीयूएस है, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। पीयूएस का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीयूएस का मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। दोनों नहीं रहेंगे तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंपाउंड का असिमेट्रिक होना इंपॉर्टेंट है। जब असिमेट्रिक कार्बन होंगे तो उसके 4 प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएंगे, तो चारों प्रायोरिटी को हम देंगे। प्रायोरिटी कैसे दिया जाएगा? बाय यूजिंग CIP रूल। CIP रूल क्या होता है? जो सीक्वेंस रूल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर होता है। अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा तो रेक्टस मीन्स R, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो सिनिस्टर मीन्स S होंगे। लोएस्ट प्रायोरिटी मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन पे होने चाहिए। अगर वर्टिकल प्लेन पे नहीं है तो मैं उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लोएस्ट प्रायोरिटी मेरा वर्टिकल प्लेन पे होना चाहिए। अगर वर्टिकल प्लेन पे ना होके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा तो हम यहाँ पे उसको 2 बार रोटेट करके वर्टिकल प्लेन पे लाएंगे। या तो रोटेट करें या तो जो आंसर आए उस आंसर को पलट दें। अब यहाँ हाइड्रोजन जो है लोएस्ट प्रायोरिटी 4th, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो अगर मेरा डायरेक्शन यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है मतलब ये S होगा, पर आंसर को पलट देंगे, ये हो जाएगा R। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, R हो जाएगा। बट ये प्रायोरिटी पहले दे देंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो S होगा और क्लॉकवाइज होगा तो R। तो प्रायोरिटी में OH1 और NH2 2, CH3 3, हाइड्रोजन 4। अब ये जा कैसे रहा है, ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब ये R हुआ, तो आंसर पलट के S हो जाएगा। इट इज द S कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी भी कंपाउंड में एक ही कायरल कार्बन है तो या तो आइडेंटिकल होगा या तो इनेंशियोमर होगा। एक से ज्यादा है तो वो इनेंशियोमर भी हो सकता है, डायस्टेरियोमर भी हो सकते हैं, मीजो कंपाउंड भी हो सकते हैं। इनेंशियोमर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगे, बट इनके एंगल ऑफ रोटेशन अलग होंगे। अगर कोई कंपाउंड 1 है और कंपाउंड 2 है तो R है, R का S हो गया तो मिरर इमेज हुआ मतलब इनेंशियोमर, और S का R हो गया, कंपाउंड इज इनेंशियोमर। R का R ही रहा, S का S ही रहा, तो कंपाउंड इज आइडेंटिकल। अगर 2 कायरल कंपाउंड प्रेजेंट है, दोनों कायरल कार्बन के फंक्शनल ग्रुप मिरर इमेज शो कर रहे हैं तो इनेंशियोमर। एक मिरर इमेज शो कर रहा है, एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, दूसरा सेम है, मतलब न तो आइडेंटिकल है न तो इनेंशियोमर है, तो ऐसे कंपाउंड को हम डायस्टीरियोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टीरियोमर। सो नाइदर इनेंशियोमर नॉर आइडेंटिकल compound are known as diastereomer, and diastereomer is a optically active compound. Meso compound क्या होते हैं? What is a meso? Meso compound is a optically inactive compound, और ये optically inactive क्यों होते हैं? Due to presence of POS और COS। जब किसी कंपाउंड में या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हो तो कंपाउंड मीजो कहलाता है। क्या कहलाता है? मीजो। और कोई भी कंपाउंड रेसमिक कब कहलाएगा? जब वही इनेंशियोमर अमाउंट में आ जाए, मतलब 50% डी हो जाए और 50% एल हो जाए, और यू कैन से कि इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ 2 इनेंशियोमर। 2 इनेंशियोमर अगर इक्वल अमाउंट में आएंगे तो दे आर नोन एज रेसमिक मिक्सचर। अमाउंट सेम है तो
एक रोटेशन दूसरे को कैंसिल करेगा, दूसरा रोटेशन पहले को कैंसिल करेगा, टोटल नेट रोटेशन 0 होगा। दैट मीन्स कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे थीटा हमने एग्जांपल में लिया है 30, तो एक का थीटा पॉजिटिव 30 है, दूसरे का थीटा निगेटिव 30 है, तो ओवरऑल नेट थीटा 0, 0 मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं क्यों जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? क्योंकि उनमें एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है, एंड ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ना रेजोल्यूशन, सेपरेशन ऑफ प्योर इनेंशियमर फ्रॉम रेसमिक मिक्सचर। तो कोई कंपाउंड है जो रेसमिक मिक्सचर है, उसका रिएक्शन कराएंगे तो ए और बी दोनों मेरे इनेंशियमर सेपरेट हो जाता है। सूडोकायरल क्या होता है? व्हाट इज अ सूडोकायरल? जब किसी कार्बन पे कोई ऐसे आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट है जो खुद ऑप्टिकल आइसोमर या ज्योमेट्रिकल आइसोमर देते हैं, तो उस कार्बन को हम सूडोकायरल बोलते हैं। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे दो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, वो दोनों ग्रुप GI देते हैं। इस कार्बन पे जो दो आइडेंटिकल ग्रुप हैं, वो दोनों OI देते हैं, जिसकी वजह से ये कार्बन आइडेंटिकल होते हुए भी कायरल कंसीडर किया जाएगा और उसको हम सूडोकायरल बोलते हैं। ऐसे कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं जहां पे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं? सो कीप इन माइंड फॉर बाइफिनाइल ग्रुप, बाइफिनाइल के हमें किन बातों को ध्यान में रखना है कि अगर कोई बाइफिनाइल है तो टेट्रा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल आर ऑप्टिकली एक्टिव। बट कीप इन माइंड स्टूडेंट, ये ग्रुप अलग होने चाहिए, ये ग्रुप अलग। यहाँ जो ऑर्थो ग्रुप है वो बल्कि इन नेचर होने चाहिए, कोई स्मॉल ग्रुप नहीं होने चाहिए। बल्कि रहेंगे तो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो बाइफिनाइल ऑर्थो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर कोई क्यूमलीन है, यहाँ पे मैंने क्यूमलीन लिया है, इवन क्यूमलीन गिव्स ऑप्टिकल आइसोमर। तो जब दो एडजेसेंट डबल बॉन्ड होंगे तो इवन क्यूमलीन कहलाएगा, और इवन क्यूमलीन ऑप्टिकल आइसोमर देते हैं। या इवन नंबर ऑफ रिंग स्पाइरो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर देते हैं, क्योंकि ना तो उसमें POS होते हैं ना तो उसमें COS होते हैं। एपीमर क्या होता है? व्हाट इज एपीमर? एपीमर एक ऐसा आइसोमर होता है जो हम कार्बोहाइड्रेट में पढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं और एक से ज्यादा कायरल कार्बन में किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाए, उनका एंगल ऑफ रोटेशन बदल जाए, उसको एपीमर बोलते हैं। हमने यहाँ पे डी ग्लूकोज लिया है और डी गैलेक्टोज लिया है। इनका नेम है डी ग्लूकोज, इसका नेम है डी गैलेक्टोज। सो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज में अगर मैं कंपेयर करूं तो सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, और सेकेंड कार्बन चेंज हो रहा है तो इसलिए हम बोलेंगे डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर C2 एपीमर। इसको C2 एपीमर बोलेंगे। जिस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा उसी का हम एपीमर बोलते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर के कैलकुलेशन, if a symmetric molecule are present, then number of isomer is 2 raised to n, where n is a number of chiral carbon और number of OI center जहां पे ऑप्टिकल आइसोमर होंगे। अब असिमेट्रिक है, तो अगर असिमेट्रिक है तो ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे? जितने आइसोमर है उतने ऑप्टिकली एक्टिव। मीजो कंपाउंड कितने होंगे? 0। रेसमिक मिक्सचर कितने होंगे? जितना मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है उसका हाफ रेसमिक मिक्सचर होगा। रेसमिक मिक्सचर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिव डिवाइड बाय 2 मीन्स स्मॉल a डिवाइड बाय 2 इज अ रेसमिक मिक्सचर। ऑप्टिकल एक्टिव को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसमिक मिक्सचर को हम R से। यहाँ पे मिथाइल लिया है और एक इथाइल लिया है, ये असिमेट्रिक ग्रुप है,
कायरल 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर 4 होंगे, जिसमें 2 रेसमिक मिक्सचर होंगे, 0 मीजो कंपाउंड होंगे। केस 2 में इफ सिमेट्रिक मॉलिक्यूलर प्रेजेंट देन n इज इक्वल टू इवन, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर क्या होगा, 2n-1 प्लस 2n/2 -1। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होगा वो 2n-1 होगा, और ऑप्टिकली इनएक्टिव जो होगा वो 2n-1 n/2 -1 होगा फॉर इवन। फॉर ऑड ऑप्टिकली इनएक्टिव 2n-1/2 हो जाएंगे। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दोनों CH3 सेम है, और अगर दोनों CH3 सेम है, कायरल नंबर 2 है, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे, 2n/2 -1 प्लस 2n/2 -1। 2/2 -1 मतलब 2n/0, तो 2 + 1 टोटल आंसर 3 होंगे, मीजो कंपाउंड 1 होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव 2 होंगे, टोटल आइसोमर 3 होंगे, रेसमिक मिक्सचर 2/2 होगा, मीन्स 1। ऑड नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर की अगर मैं बात करूं फॉर n इज ऑड, तो हो जाएगा 2n-1। तो मीजो के लिए 2n-1/2। अब ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल माइनस मीजो, टोटल माइनस मीजो मीन्स 2n-1 माइनस 2n-1/2। ये किसके लिए होगा, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे। यहां पे n इज 3 है, 2n-3 -1 मतलब 4 इज अ टोटल आइसोमर। मीजो कंपाउंड 2n-3 -1/2 मीन्स 2 आ गया, ऑप्टिकली एक्टिव 4 - 2 2 आ गया, रेसमिक मिक्सचर 1। कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर, अगर n जो है कायरल कार्बन भी है और ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी है, तो डायरेक्टली यू कैन राइट 2n, where n is the number of chiral and number of geometrical center, तो 2n/2 means 4। इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशन आइसोमर। कन्फॉर्मेशन आइसोमर में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रोटेट करते हैं, डबल बॉन्ड कैन नॉट रोटेट। डबल बॉन्ड को रोटेट करने जाएंगे तो मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, बट रोटेट नहीं होंगे। ये कितने बॉन्ड रोटेट करेंगे, कितने टाइम रोटेट करेंगे, ये इनफाइनाइट कन्फॉर्मेशन देते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड कितनी बार रोटेट होगा, इनफाइनाइट टाइम। ये कितने एंगल पे रोटेट होगा, तो जिस एंगल से रोटेशन होता है नोन एंगल थीटा 60 होता है, और जो नोन एंगल होता है उसको टॉर्जिनल एंगल बोला जाता है। जिस एनर्जी पे रोटेट होता है उसको टॉर्जिनल एनर्जी बोलते हैं। कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन में हम इथेन के बॉन्ड को रोटेट कराएंगे। दो टाइप का रोटेशन होता है, वन इज इक्लिप्स, अदर वन इज न्यूमैन, अदर वन इज सॉहर्स। न्यूमैन और सॉहर्स दो रोटेशन होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉहर्स की बात करूं तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड इस तरह से सिंगल बॉन्ड में होंगे और इनके 3 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे फॉर इथेन। अगर हाइड्रोजन पैरेलल है तो ये इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन कहलाएगा। और इसी को 60 डिग्री पे रोटेट किया तो ये हाइड्रोजन अब इस तरह से ये यहाँ पे आएगा, ये इधर आएगा और ये इधर, तो ये बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, ये कन्फॉर्मेशन एज इट इज। बट ये जो बॉन्ड है ये ऐसे रोटेट हो जाएंगे इधर। अब जो दो हाइड्रोजन फर्स्ट स्ट्रक्चर में पास में थे, अब दो हाइड्रोजन सेकेंड स्ट्रक्चर में दूर हुए, इनको स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इक्लिप्स और स्टैगर्ड में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, स्टैगर्ड। तो इस कन्फॉर्मेशन को हम सॉहर्स बोलते हैं, सॉहर्स कन्फॉर्मेशन।
और अगर सर्कल में है तो उसको हम न्यूमैन कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो ये जो है ये न्यूमैन कन्फॉर्मेशन है, ये कन्फॉर्मेशन मेरा न्यूमैन कन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे ये न्यूमैन कन्फॉर्मेशन में एक सर्कल लेंगे, फ्रंट कार्बन है और रियर कार्बन होगा, 3 हाइड्रोजन होंगे। जब हाइड्रोजन डिस्टेंस पे होंगे तो स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन, पास में होंगे इक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। इक्लिप्स और स्टैगर्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? स्टैगर्ड आर मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में अननोन कन्फॉर्मेशन होंगे। उस अननोन कन्फॉर्मेशन को हम कौन सा कन्फॉर्मेशन बोलेंगे? स्क्यू कन्फॉर्मेशन। विच कन्फॉर्मेशन? स्क्यू। तो स्क्यू की स्टेबिलिटी इक्लिप्स से ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी स्टैगर्ड का होगा, फिर इक्लिप्स का होगा, स्टैगर्ड का होगा, फिर स्क्यू का होगा, फिर इक्लिप्स का होगा। एवरी 60 डिग्री पे इनके कन्फॉर्मेशन चेंज होते हैं, जो नॉन कन्फॉर्मेशन होता है। अगर एक इक्लिप्स है तो अनदर 60 डिग्री पे ये स्टैगर्ड हो जाएगा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो अगर दो अलग अलग ग्रुप होंगे तो वहां पे इक्लिप्स स्टैगर्ड के साथ साथ गॉच और एंटी कन्फॉर्मेशन भी बनेंगे। गॉच और एंटी में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो गॉच सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर एंटी होगा, फिर हमारा वहाँ पे स्क्यू कन्फॉर्मेशन, देन पार्शियल, देन फुल्ली। बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो स्टेबिलिटी में हमेशा एंटी आर मोर स्टेबल देन गॉच, देन पार्शियल, देन फुल्ली। और एनर्जी के केस में ध्यान में रखेंगे, एनर्जी हमेशा इक्लिप्स का ज़्यादा होगा, देन पार्शियल इक्लिप्स का होगा, देन गॉच, देन एंटी। ये एक नॉर्मल स्टेबिलिटी और एनर्जी का ऑर्डर है। लेकिन अगर गॉच इफेक्ट आता है, व्हाट इज अ गॉच इफेक्ट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर गॉच इफेक्ट आता है मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। स्टेबिलिटी में गॉच इज मोर स्टेबल देन एंटी, एंटी आर मोर स्टेबल देन पार्शियल, देन फुल्ली। अब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ तो एनर्जी रिवर्स हो जाएगा। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन में खाली आपको ये याद रखना है कि चेयर फॉर्म आर मोर स्टेबल देन अनदर कन्फॉर्मेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी चेयर का होगा, चेयर के बाद ट्विस्ट बोर्ड, फिर हाफ चेयर। एक क्वेश्चन बनता है कि साइक्लोहेक्सेन का ऐसा कौन सा कन्फॉर्मेशन है जो कायरल होते हैं? तो साइक्लोहेक्सेन का एक कन्फॉर्मेशन ऐसा है जो कायरल होता है, जिसको हम ट्विस्ट बोर्ड बोलते हैं। तो ट्विस्ट बोर्ड कायरल होता है और अगर वो कायरल है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दे सकता है। तो ये हमारे कन्फॉर्मेशन आइसोमर है।